नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। दुनिया जहान में आपका स्वागत है। एक बार फिर से इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच युद्ध का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि बुधवार सुबह इजराइल ने जो फ़िलिस्तीनी इलाके हैं गाज़ा पट्टी में, वहां पर हवाई हमले किए। बताया यह गया है कि उसके पहले जो फ़िलिस्तीनी गुट हमास है, उसने ये पर्चों का, पॉम्फलेट्स का एक ऐसा गुब्बारा इजरायली इलाके में भेजा जिसमें कुछ भड़काऊ बातें लिखी हुई थी। अब ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि पर्चे भेजने का जवाब हवाई हमलों से दिया जाए, तो इसे किस रूप में एक लॉजिकल, तार्किक और प्रोपोर्शनेट, यानी जिस अनुपात में भड़काऊ कार्रवाई की गई है उसी अनुपात में उसके जवाब देने की जो बात होती है, तो इसे किस तरह से प्रोपोर्शनेट जवाब कहा जा सकता है, यह समझना किसी भी विवेकशील व्यक्ति के लिए मुश्किल है। लेकिन इजराइल की कार्रवाइयों में हम लोग अक्सर विवेक, संवेदना, ह्यूमैनिटी, मानवता की अपेक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि जो उसकी कार्रवाइयाँ होती हैं पिछले अनेक दशकों से, वो इसी ढंग से हो रही हैं। फ़िलिस्तीनियों को खदेड़ कर उनकी जगह पर ये देश बना था। बाद में जो 1967 का युद्ध हुआ, उसमें और भी इलाके कब्जे किए गए, और ये प्रक्रिया अनवरत जारी है, जिसके तहत उनके इलाके इजराइल ने कब्जा किए हैं। इसके प्रतिरोध को भड़काऊ कार्रवाई बताकर फिर एक बार नए हमले किए जाते हैं। अभी हम लोगों ने पिछले ही महीने देखा कि किस तरह 11 दिन का वहाँ युद्ध चला और किस तरह की विनाशकारी हमले इजराइल की तरफ से किए गए। जब एक ऐसी बिल्डिंग को भी गिरा दिया गया जिसमें दुनिया भर के मीडिया संस्थानों के ऑफिस थे, लोगों की मौत हुई। जो मौत हुई इजराइल की तरफ और फ़िलिस्तीन की तरफ, उसमें कोई अनुपात का कोई बात नहीं है। वो इतनी ज़्यादा फ़र्क रहता है, ये हमेशा ही रहता आया है। अब सवाल है कि जब पिछले महीने ही ये लड़ाई हुई अल अस्का मस्जिद को लेकर, रमज़ान के महीने में जो उस यरूशलेम के आसपास रहने वाले फ़िलिस्तीनी हैं, वो वहाँ नमाज पढ़ना चाहते थे, जिससे रोकने के साथ की कोशिश के साथ वो युद्ध भड़का था, घटनाएं भड़की थी, जिसके बाद युद्ध हुआ था। अब सवाल ये है कि जब उस समय एक युद्ध विराम हुआ तो क्या परिस्थिति पैदा हो गई, जबकि अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, कि फिर से वहाँ पर युद्ध का खतरा मंडराने लगा। जितनी खबरें आ रही हैं या पिछले कुछ दिनों में आई हैं, उस पर अगर हम लोग गौर करें तो असल बात जो है वो इसकी अगर वजह हमें समझनी हो तो हमें इजराइल की राजनीति में जो पिछले कुछ दिनों में बदलाव आया है उसमें हम लोग तलाश करते हैं। दरअसल पिछले 2-3 दिन से, पिछले रविवार को, संडे को, वहाँ पर नफ़ताली बेनेट नए प्राइम मिनिस्टर बने। उसके साथ ही 12 साल से जो बेंजामिन नेतन्याहू का शासन चला रहा था वो ख़त्म हुआ, और उस दिन के बाद से ही ये चर्चाएं शुरू हो गई थीं कि इस गठबंधन सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती सामने तब आएगी जब फ़िलिस्तीन के साथ इसका टकराव भड़केगा। उसकी वजह यह है कि जो बेनेट हैं, प्राइम मिनिस्टर बेनेट जो हैं, वो एक फार राइटिस्ट, ध्रुव दक्षिणपंथी नेता हैं। वो वैसे ही नेता हैं जैसे कि नेतन्याहू थे। पहले उनको उनका ही शिष्य, नेतन्याहू का ही शिष्य समझा जाता था। काफ़ी समय तक दोनों ने मिल के राजनीति की। वो नेतन्याहू सरकार में मंत्री भी थे, अभी भी मंत्री थे। लेकिन पिछले दिनों जो घटनाक्रम बदला, उसमें जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जिनमें एक प्रमुख मध्यमार्गी पार्टी है और एक वैसी पार्टी भी शामिल है जो अरब आबादी, यानी फ़िलिस्तीनियों की जो आबादी इजराइल सीमा में रहती है, उसके हितों की नुमाइंदगी करती है। मंसूर अब्बास की पार्टी है, राम पार्टी। और इन सब पार्टियों को लेकर एक गठबंधन बनाया गया है, जिसकी सरकार का नेतृत्व, अगुवाई बेनेट कर रहे हैं। तो जब ये सरकार बनी, उस दिन से ये अनुमान लगाया गया कि यह जो अंतर विरोध हैं इस गठबंधन के भीतर में, एक पार्टी मध्य मार्गी है, एक पार्टी वो है जो कि फ़िलिस्तीनी आबादी की नुमाइंदगी करती है, और बेनेट खुद ध्रुव दक्षिणपंथी हैं।
तो यह इसके भीतर जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, अंतर विरोध हैं, इसको संभालने की चुनौती बेनेट के सामने होगी। और ये जब कभी फ़िलिस्तीन के साथ कोई झगड़ा होता है तो ये सारे अंतर विरोध खुलकर सामने आ जाएंगे। अब उसके तुरंत बाद जो वहाँ पर ज़ायनिस्ट यानी जो उग्र यहूदीवादी संगठन हैं, उन्होंने मंगलवार को यरूशलेम में मार्च जुलूस निकालने का ऐलान कर दिया, यरूशलेम पे अपना अधिकार जताने के लिए। जबकि यरूशलेम विवादास्पद इलाका है। यरूशलेम 1967 तक फ़िलिस्तीनी इलाके का हिस्सा था, जहाँ पर उस युद्ध के दौरान कब्जा किया गया था। और जाहिर है कि जो फ़िलिस्तीनी संगठन है उनका भी उसके ऊपर दावा है। वहाँ पर ही ये अल अस्का मस्जिद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस्लाम में जो सबसे सर्वोच्च 3 पवित्र मस्जिदें हैं उसमें यह एक है, तीसरे नंबर पे आती है। तो उस जगह को लेकर एक विवाद खड़ा करने की कोशिश हुई। और जब कल वहाँ पर जो उग्र यहूदी संगठन ने एक बड़ा जुलूस निकाला, तो उसके जवाब में जो फ़िलिस्तीनी हैं, जो अरब आबादी है, उन्होंने भी प्रतिरोध किया और अरब आबादी के ऊपर पुलिस की कार्रवाई भी हुई थी। तो यह एक जो हालात हैं वो कुछ सुलगने लगे थे। कल उसमें काफ़ी ज़्यादा उसमें आंच तेज़ हो गई थी। उसके बाद ये अचानक आज सुबह खबर आई कि जो इजराइल ने हवाई हमले कर दिए हैं गाज़ा पट्टी के इलाके में। तो ये कुल कॉन्टेक्स्ट है जिसमें ये लड़ाई फिर से शुरू हुई है। पिछली लड़ाई के समय एक अच्छी बात जो यह हुई थी कि अमेरिका से लेके यूरोप तक काफ़ी उसका विरोध हुआ था। अमेरिका में जो पहले एक आम सहमति होती थी इजराइल को समर्थन देने की, वो आम सहमति वहाँ टूट गई थी। खुद डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर उनका जो प्रोग्रेसिव धड़ा है उसके लोग खुलकर सामने आए थे। उन्होंने न सिर्फ बयान जारी किया था या ट्वीट किया था, बल्कि सड़कों पे उतरकर उन्होंने इजराइल के हमले का विरोध किया था। तो यह जो परिस्थिति उस समय पैदा हुई थी, अब देखना है कि जब इस बार फिर से एक बार युद्ध का खतरा मंडरा रहा है तो वो कितना उसकी तीखी प्रतिक्रिया दुनिया के अलग अलग हिस्सों में होती है और उसका कितना असर जो नई सरकार है इजराइल की उसके ऊपर होता है। लेकिन फ़िलहाल हम जो समझने की बात है, जो गौर करने की बात है, वो ये है कि इजराइल के अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है, वहाँ जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसके जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, उसमें जो खींचतान है और उसमें जो नेतन्याहू का ग्रज है, शिकायत है कि ये पार्टियां मिलकर उन्होंने उनको सत्ता से हटा दिया और उनके समर्थकों की जो ये शिकायत है, उसका परिणाम एक बार फिर से यह देखने को आ रहा है कि वो राजनीति, उसकी खींचतान फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई में तब्दील हो रही है, जिससे एक बार फिर से गाज़ा पट्टी में जो पश्चिमी किनारे हैं वहाँ भी इसका विरोध होगा। वहाँ पर फिर से एक युद्ध की स्थिति बन गई है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।